प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार है और आज के कार्यक्रम में पिछली कुंडली के लग्न और नवमांस के साथ आया हूं। आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना मत भूलिएगा और कल का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। AM PM का विशेष ख्याल रखेंगे और कल का कार्यक्रम पूरा ही देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। नवमांस कुंडली का वो हिस्सा होता है जहां आपकी कुंडली मजबूत और कमजोर देखने में आती है। लग्न कुंडली कई बार कमजोर ज्यादा हो जाती है और नवमांस कई बार मजबूत हो जाता है। जब कभी भी किसी जातक की कुंडली आपके सामने आए और लग्न कुंडली को देख करके आप कुछ अच्छे निर्णय न देते बन रहे हों तो नवमांस एक बार जरूर देख लीजिएगा। और देख बार क्या, आप, मुझे तो लगता है कि आपकी कुंडली का अधिकार होता है उसमें नवमांस को जोड़ करके देखना। कभी भी किसी से भी कुंडली दिखवाइए तो सबसे पहले तो उसको ये बात बता दीजिए कि जल्दबाजी में कुछ ना बोलना, क्योंकि वाणी का दोष लगता है। और जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी न हो उसको तो कुंडली पे बोलने का कभी अधिकार ही नहीं है। ये भी बात है, ये पक्की बात है। जो शुद्ध भोजन ना करता हो, सूर्यार्घ न देता हो, गायत्री जप ना करता हो, बाजार का खाना खाता हो, बाजार के चीजों से लिप्त होता हो, झूठ बोलता हो और गलत और गंदगी से हमेशा आसक्ति उसकी बनी रहती है, उसको कुंडली मत दिखाना, कभी नहीं। जो शूद्र कर्म करता हो, जो किसी के हाथ का पानी पी लेता हो, किसी एक स्त्री के साथ उसकी अनुरक्ति न हो, कई स्त्रियों को देख लेता हो, उसको कुंडली कभी न दिखाना। जो जनेऊधारी न हो, जो यज्ञोपवीत से युक्त न हो, और सबसे बड़ी बात, वो झूठ न बोलता हो और किसी से भी प्रेरित और किसी से भी प्रेषित ना हो, उसको कुंडली कभी ना दिखाना। जो कई जगहों पे अपनी स्थिति को बदल देता हो, सामने वाले को देख करके उसके फलादेश तय होते हो, उसको कुंडली कभी ना दिखाना। बच करके रहना। आपकी कुंडली आपकी इज्जत है, वो प्रतिष्ठा है आपकी, ईश्वर के द्वारा दी गई एकमात्र ऐसा स्वर्ग है वो, जिसे आप जब इच्छा तब भोग सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। वो सीढ़ी है सफलता की, जिसपे आप चढ़ करके सफल होते हैं। तो कुंडली दिखाने से पहले किसी के सामने हस्तरेखा भी न फैलाना चाहिए, किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। शाम के समय कभी भी जब मन तब, जहां मर्जी तहां, जहां मर्जी वहां, जैसे मन तैसे वैसे कुंडली दिखा दिया ना, ये गलत हो जाएगा और बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। सामने वाला कैसी स्थिति में है, क्या करके आया है और आपकी कुंडली देख रहा है, क्या भोजन करा है उसने और आपकी कुंडली देख रहा है, कौन सी अवस्था में है और आपकी कुंडली बांची जा रही है, और जो कुंडली देख रहा है वो कितना ज्ञानी है, ये भी तो बात बनती है। तो ये सब चीज पहले देख लो। और ऐसा नहीं कि पंडित जी मेरा विवाह कब होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो जल्दी से बता देंगे पंडित जी तो पता नहीं चला कि लग्न देख लिया, नवमांस छूट गया, पता नहीं कुछ देखा कि नहीं देखा, कुछ भी बोल दिए, वाणी का प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल नहीं, कुंडली को आप लोग जल्दबाजी में ना दिखाइए। मेरे यहाँ अक्सर लोग फोन करते हैं, पंडित जी जल्दी देख लो। एक बात बताता हूँ आप लोगों को, बड़ी अजीब लगेगी बात, मेरे यहाँ पैसे आते कम, लौटाए ज्यादा जाते हैं। हाँ, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इंतजार करता हूं और करवाता हूं। किस लिए? ताकि अच्छे से आपकी कुंडली देख सकूं। पेशेवर ज्योतिषी नहीं हूं और ना उस चीज से युक्त होकर के कुंडलियां देखता हूं। घंटे भर का वक्त देता हूं, अच्छे से कुंडलियों पे बात करता हूं, इस वजह से। तो कभी भी इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को होती है जल्दबाजी। अरे यार इतनी लंबी बारी है, कौन इंतजार करेगा, मुझे तो जल्दी ही ब्रह्मा का सिंहासन चाहिए था, इंद्र की सिंहासन को मुझे जल्दी प्राप्त करना था, पंडित जी तो 20 दिन का इंतजार करवा रहे हैं। मूर्खता है ये। शुरू करते हैं आज की कुंडली का अध्ययन। यहां पे बता दूं, ये लग्न था और इन्होंने मुझसे कल बात करी, आज बात नहीं हुई, पर ये कल के ही कार्यक्रम से संतुष्ट हो गए थे और आज के कार्यक्रम में मैं बोनस में इन्हें दे रहा हूं, जो कि जरूरी है और ये बताना आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये कितनी बेहतरीन कुंडली है। कल भी मयूर पराशर जी ने भी बात लिखी थी कि कितनी अच्छी कुंडली है, काश मेरी होती। कई लोगों ने बात कही थी कि कितनी अच्छी कुंडली है। तो जातक को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि परमात्मा ने आपको जो थाती दी है वो बड़ी बेहतरीन दी है। अगर इस कुंडली का कुछ बुरा कभी हो जाता है, सूर्य के कारण जो कि अष्टम में बैठा है, और सूर्य के कारण अगर कभी संगति खराब हो जाती है, कभी कभी आप प्रायः गलतियां ज़्यादा कर देते हैं, गलती ज़्यादा बोल देते हैं, वाणी की शुद्धि कमज़ोर हो जाती है, वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है,
तो इसको अगर संभाल ले तो व्यक्ति निस्संदेह उच्च पद पे जा सकता है, प्रतिष्ठापन्न हो सकता है, यशस्वी है, मेधावी है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में हैं। तो अगर कुंडली कमजोर हो रही हो तो उसको अपने कर्मों के द्वारा शुद्ध और परिष्कृत किया जा सकता है। पर अगर कुंडली वास्तव में अच्छी बन रही हो, वर्गोत्तम नवमांश की कुंडली है, यहां भी 4 नंबर, यहां भी 4 नंबर, यहां भी शुक्र उच्च के, यहां भी शुक्र वर्गोत्तम उच्च के, भाव और राशि दोनों से केतु के साथ बैठे हैं नवमांश में, ऐसी स्थिति में जातक की स्थिति धार्मिक रूप से पितरों का आशीर्वाद मिलता हुआ देखा जा रहा है। ये सारी चीजें कुंडली में बन रही हैं। तो अगर हम इसको शत गति से युक्त करना चाहते हैं तो निस्संदेह हमें अपने कर्मों पे फोकस कर देना चाहिए। मित्रता अच्छे लोगों से करेंगे, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठे होते हैं तो कई बार पिता की तरफ से और परिस्थितियों को बिगाड़ते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पे कई बार नौकरी के लिए भटकना भी पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा इंतजार ना करे जातक तो भी मिल जाती हैं नौकरियाँ। नौकरी छूटेगी तुरंत मिलेगी, नौकरी छूटेगी तुरंत मिलेगी, और पद बढ़ता भी जाता है। एक बात आपकी कुंडली में मैंने बहुत अच्छी देखी है और वो अभी देख रहा हूँ कि ध्यान से समझिएगा। लग्न का अधिपति यहाँ चंद्रमा है, जाकर के उच्च का हुआ है, और भाग्य भाव में उच्च के शुक्र यहाँ भी बैठे हैं, भाग्य भाव में उच्च के शुक्र यहाँ भी बैठे हैं केतु के साथ। पर जरा ध्यान दीजिएगा, पंचम का अधिपति केंद्र में था, पंचम का अधिपति केंद्र में है, लग्न में शुभ ग्रह की राशि बनी और यहाँ पे भी शुभ ग्रह की राशि बनी, जिसके अधिपति गुरु होकर के जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं मित्र की राशि में। यहाँ पे जरा देखिए तो लग्न से गुरु केंद्र में आ रहे हैं, शुभ ग्रह शुक्र की तुला राशि जो कि मूल त्रिकोण राशि होती है, और गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं जो कि लग्नेश है। एक बार फिर से बता दूं, बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया था लग रहा है। लग्न के अधिपति चंद्रमा बाहर गए, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और माता का पक्ष कभी कभी कमजोर सा रहेगा, और घर का पर्यावरण कभी कभी कमजोर रहता है, पर गुरु की उस पर दृष्टि है तो कई बार ये चीजें बदल जाती हैं, और गुरु आपके निगेटिविटी को कमजोर करने वाले दिख रहे हैं, बैलेंस बनाने वाले दिख रहे हैं, और कभी कभी वात जनित समस्याओं को वो देने वाले भी बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है रोग भाव में, और वहां से वो तृतीय एकादशवें के संबंध में है, तो व्यक्ति को कभी भी ऋणेश के साथ पंचमेश बैठे हैं, ऐसी स्थिति में ऋण देने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी और पत्नी के साथ संबंध कभी भी बैलेंस बना करके रखना होगा। वो हो सकता है कि आपको तीव्र प्रेम करने वाली हो, और गुरु और मंगल यहाँ पे बैठे हैं एक साथ, ये व्यक्ति को सुशिक्षित बनाते हैं, और पत्नी के साथ और दाम्पत्य का सुख बड़ा बेहतर मिलता देखा जा रहा है। व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है और राजनीति में जाने का प्रयास भी अगर करना चाहे तो कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9वें भाव में उच्च के शुक्र और यहाँ पे मंगल और राहु, जहां मंगल स्वग्रही और लग्न के अधिपति उच्च के हैं। पंचम भाव के अधिपति का संबंध जब लग्न से बन जाए, ध्यान रखिएगा, पंचम भाव के अधिपति का संबंध जब लग्न से बन जाए, या लग्न के अधिपति जब पंचम में बैठे हों, लग्न के अधिपति जब छठे में बैठे हों, तो व्यक्ति को रोग देते हैं। पर छठे भाव के अधिपति यहां देखिए गुरु सुख में आ रहे हैं, और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं, और पंचम के अधिपति भी जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं। त्रिकोण भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है दोनों जगह। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राजनीति और देश सेवा का और देशभक्त की भावना से युक्त होता है। देशभक्ति कूट कूट करके भरी होती है। देश के सामने कभी भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो व्यक्ति का मन बेहवल हो जाता है, और उसमें भाव विह्वलता बहुत गंभीरता से देखने को मिल जाती है। एक बात बताता हूं, शुक्र की स्थिति अगर एकादशवें भाव से हो या शुक्र की स्थिति जब भाग्य भाव से हो, जरा गौर करिए, यहां पे लाभ का अधिपति उच्च का हो रहा है दोनों ही जगह, और उस भाव को कितनी मजबूती दे रहे हैं चंद्रमा, जो वहीं पे खुद उच्च के हो रहे हैं। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। और यहां पे शनि सप्तम भाव का अधिपति होकर के वहीं पे बैठा है शुभग्रह और मित्र के साथ, बुध के साथ। ये बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, लग्न के अधिपति 12वें गए हैं और 12वें का अधिपति सप्तम में आ रहा है, तो यहां पे भी आप ये ना सोचिएगा कि वैवाहिक जीवन खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु यहां से केंद्र में जा रहे हैं, और जन्म कुंडली में 12वें का अधिपति बुध होता है, वो शुभग्रह होकर के अपने मित्र की राशि में बैठा है, और साथ ही साथ यहां पे मंगल की दृष्टि है जो कि उच्च दृष्टि है। ऐसी स्थिति में कि ग्रह अगर उच्च की दृष्टि से देखेगा तो संतुलन पैदा करेगा। हाँ, निस्संदेह हो सकता है कई बार कि आपको अपनी पत्नी से कई बार दूर रहना पड़े, या कई बार वैचारिक मतभेद होंगे, पर वो सामान्य होगा, वो बहुत ज्यादा प्रतिकूल नहीं होता है। क्लियर है?
यहाँ पे सुख भाव के अधिपति उच्च के हैं। ये सांसारिक सुख और भूमि का सुख, वाहन का सुख, प्रतिष्ठा का सुख और व्यक्ति को सर्वोच्च पदों पे ले जाने वाला भी बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि बन रही है और मंगल दशम भाव का अधिपति होकर के उस भाव को पुनः देख रहा है। ये हो सकता है कि घर में कलह का वातावरण नौमांस में बना रहे और जो चीज़ आप झेलते आए हैं उसको कमज़ोर करने का प्रयास करिएगा। जब आप पिता बन जाएं तो जो आपके साथ हुआ है या जो घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं उसको दोबारा फिर से रिपीट करने की स्थिति में न हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब आपकी कुंडली में कुछ और चीज़ें बता देता हूं। दशमांश कुंडली को एक बार देख लेता हूं, कर्म कैसा है। अभी आपकी कुंडली में चल रही है दशा राहु की, जो चलेगी 2033 तक। लाजवर्थ सबसे पहले धारण करिए और दूसरी बात, उसके बाद आएंगे गुरु, जिनकी उच्च राशि का निर्माण दोनों ही कुंडलियों में लग्न में हो रहा है और दशमांश कुंडली में गुरु जो हैं वो दशम भाव के अधिपति बनते हैं। यहाँ पे D10 चार्ट में यहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कि कर्म के लिए ये गुरु कहीं ना कहीं अच्छे हो रहे हैं। होरा कुंडली में भी अगर देखता हूँ तो वो चंद्रमा के होरा में ही जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में वो सुगम परिणाम देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि दृष्काण में भी वो मित्र के दृष्काण में, साथ ही साथ D4 चार्ट में भी वो अष्टम में जा रहे हैं तो रोग दे सकते हैं। भाग्य में ऐसा संबंध हो सकता है कि पिता को रोग होता रहे या पिता को पेट की समस्या बनती रहे, या कई बार जो होता है वो आपके जो साथ जो रहने वाले लोग हैं वो समस्या से ग्रसित हों, उनको पेट में अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि या एक्सीडेंट वगैरह का योग बनता हो, या खुद आप भी कब्जियत आदि से समस्या से ग्रसित रहेंगे। ये बात बनती है गुरु की दशा में। गुरु की दशा में हो सकता है कि शिक्षा में थोड़ा सा व्यवधान भी आए, पर कर्म के लिए वो ठीक बनते देखे जा रहे हैं। कर्म के लिए वो, अगर एक बात बता दूं तो गुरु की दशा में अगर बाहर जाना चाहते होंगे तो कहीं पे भी जा सकते हैं। काम नया मिलना हो या काम ढूंढना हो तो अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाइएगा। दिशाएं मैंने कल बता रखी थी। एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में D10 चार्ट में दशम स्थान का अधिपति विदेश भाव में गया है और जन्म कुंडली में लग्न का अधिपति भी विदेश में गया है। जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर के अगर कोई काम करना होगा तो कर लीजिएगा, काम अच्छा हो जाएगा। और मंगल जन्म कुंडली में यही बैठे हैं। D10 चार्ट में भाग्य भाव का अधिपति भाग्य में ही बैठा है। ऐसी स्थितियों में कि अगर हम D4 चार्ट की बात करते हैं तो वहां पे राहु, मंगल और केतु का प्रभाव दशम स्थान पे पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको काम को लेकर के कभी भी हतोत्साहित और निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी लग्न का अधिपति नीच का तो हो रहा है पर पंचम में बैठा है। D4 चार्ट में 4 नंबर की कुंडली बनती है, यहाँ पे भी जन्म कुंडली में 8 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। वो नीच के हैं परंतु फिर भी वो परिणाम अच्छे ही देंगे। क्यों? क्योंकि लग्न का अधिपति पंचम में बैठा होता है तो श्रेष्ठ फलों को देने वाला हो जाता है। बुद्धिमान कम बनाएगा, ऐसा हो सकता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों से उस समय उस काल में परेशान होगा। कब? जब गुरु में चंद्रमा चलेंगे तब। पर यह दशा खराब नहीं जाने वाली है। आपकी कुंडली में अगर मैं माता पिता के सुख की बात करता हूं तो D12 चार्ट यानी कि द्वादशांश कुंडली में लग्न का अधिपति चंद्रमा बनता है। यहां पे भी द्वादशांश कुंडली में लग्न का अधिपति चंद्रमा वो जाकर के रोग के भाव में बैठा है। हो सकता है माता का स्वास्थ्य और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर सा रहे और उन दोनों के बीच का संबंध कई बार कलह से युक्त होता है। राग द्वेष और झगड़ा लड़ाई होता रहता है। मंगल के साथ है तो दोनों कभी शांत नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे पे आक्षेप करते रहते होंगे। ऐसी स्थितियों में जब देखता हूं तो द्वादशांश कुंडली में शनि उच्च का होकर के बैठा है तो ऐसी स्थितियों में होता है कि कई बार कलह का वातावरण घर में रहता है। पर पिता भाव का अधिपति भी रोग में बैठा है और माता भाव का अधिपति भी जन्म कुंडली में रोग में ही बैठा है। इस वजह से वहां पे कलह देखा जा रहा है और आपके कुंडली में ही ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। इसके लिए किसी दूसरे को दोष देने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। आपकी कुंडली में दशाओं में चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, शनि की दशा और शुक्र की दशा, याद रखिएगा। चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, शुक्र की दशा और शनि की दशा कम से कम कमजोर नहीं जानी चाहिए, पर यह मेहनत ज्यादा करवा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं तो मेहनत भी देंगे और लाभ भी देंगे। बुध आपकी कुंडली में बनते हैं विदेश भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति, वो जाकर के अष्टम में बैठे हैं। इनकी दशाएं कष्टदायी हो सकती हैं, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, पर हो सकता है कि इनकी दशाओं में किया गया जो परिणाम है वो बाकी के ग्रहों की दशाओं में मिले। ये बात याद रखिएगा। हो सकता है चंद्रमा की दशा में जो आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हो वो उस समय ना मिल करके बाकी के दशाओं में मिले, या उस समय मेहनत ज्यादा करवाए और परिणाम बाद में बहुत ज्यादा मिल जाए। ये बातें बनती हैं। शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए वो अष्टम और सप्तम के अधिपति होकर के जाकर के विदेश भाव में बैठे हैं। ऐसी दशाओं में व्यक्ति को
परिणाम देर से मिलेगा, उलझा हुआ रहेगा। और कई बार व्यक्ति की कुंडली में, चूंकि वो अष्टम के अधिपति हैं, सूर्य वही धार्मिक तत्व का ग्रह और बुध जैसा ग्रह बैठा हुआ है जो कि पराक्रमेश है, तो व्यक्ति की कुंडली में जब भी शनि की दशा होगी तो तीव्र व्यक्ति उत्कंठा से युक्त होगा परमात्मा से मिलने के लिए, और व्यक्ति को अकेलापन भाता है, अकेला और निष्ठुर हो जाता है, किसी से मोह, लोभ और दया आदि की स्थितियों से दूर चला जाता है, परमात्मा को पाने की लालसा तीव्र जागृत हो जाती है, मंदिरों का शरण, मंदिरों की शरणागति, दिव्य दर्शन करने की इच्छा होती है, कंठी धारण करेगा, माला धारण करेगा, रुद्राक्ष धारण करेगा, अकेले रहना चाहेगा, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है, शुद्ध और चैतन्य हो जाना चाहता है। ये शनि की दशा में ऐसी स्थितियां होंगी। शनि की दशा में हो सकता है दाम्पत्य कमजोर रहे और मन में कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी मिलने को दिखे। शुक्र की दशा कैसी जाएगी आपकी कुंडली के लिए? वो जन्म कुंडली के सुखेश हैं, दोनों जगह वर्गोत्तम हैं, उच्च के हैं, कुंडली में केतु जैसे ग्रह के साथ है। अगर शुक्र की दशा में कभी भी धार्मिक कृत्य करना हो, विवाह, बच्चे का जन्म, जनेऊ संस्कार, अपना कोई भी व्रत अगर आरंभ करना चाहते हैं तो शुक्र की दशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राण दशा में शुरू कर सकते हैं। कोई भी दान करना हो तो आपको निस्संदेह शुक्र की दशा का लाभ ले लेना चाहिए। अगर कभी भी दान करना हो तो रोहिणी नक्षत्र का याद रख लीजिएगा। रोहिणी नक्षत्र में अमावस्या को, आपके जन्म की तिथि शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अष्टमी तिथि है, उसमें अगर कोई दान करना हो, कोई नया काम करना हो तो कर लीजिएगा। ये बातें याद रखिएगा। ये चीज़ें अब तो संपूर्णतया बता रखी हैं मैंने, पर आपकी कुंडली में कमजोरी बता देता हूं। इस कुंडली की कमजोरियां जो आपको जान लेनी चाहिए, इधर आइए। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी बता देता हूं। इस कुंडली में सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपकी कुंडली में गुरु वक्री है। ये एक कमजोरी है, हाँ बिल्कुल, वो बताता हूं क्यों। क्योंकि जरा गौर करिए तो गुरु का अंश है 20 अंश 40 कला, वो ग्रह फ्लक्चुएशन में नहीं है। और आपकी कुंडली में अगर चलित चक्र को यहीं पे देख लेता हूं तो चलित चक्र में जो स्थिति बन रही है वहां पे गुरु, मैंने बात कही थी कि फ्लक्चुएशन में 20 अंश 40 कला के हैं, वो पिछले भाव का फल कर रहे हैं। यहाँ पे कन्या राशि, वो फिर शत्रुग्रही हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वो कई बार पराक्रम ज़्यादा मांगने लगते हैं और कई बार छोटे भाई बहनों का सुख नहीं सा मिलता है और कई बार छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य, जब भी गुरु की दशा चलेगी या जब भी जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चलेगी, बुध की दशा चलेगी या निरंतरता में छोटा भाई अगर होता तो स्वास्थ्य कमजोर होता या कई बार नहीं मिलता है छोटे भाई का सुख। ऐसी स्थितियों में कि जन्म कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो चंद्रमा भी चलित कुंडली में 12वें जा रहे हैं। विषदोष का प्रभाव तो नहीं रहेगा, पर हां ऋण देने से बच जाइएगा। आपके पास उतनी क्षमता नहीं होगी क्योंकि सूर्य भी अष्टम में बैठे हैं, लाभ में सूर्य लाभ से सूर्य केंद्र में जा रहे हैं, यहां से गुरु केंद्र में जा रहे हैं, तो शुद्ध जगहों से पैसे कमाने का प्रयास ज्यादा करिएगा और किसी को भी 2 रुपए दे करके 50 रुपए की लाभ वाली स्थितियों में नहीं जाइएगा क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पूर्ण रूप से उच्च है। ये बता रहा है, यहाँ पे मंगल और राहु बैठे हैं, स्वग्रही मंगल है कि मेहनत करो और परिणाम प्राप्त करो। शुद्धखोरी का काम ना करिएगा क्योंकि शुभ ग्रह का आपका लग्न बनता है और 12वें में शनि और चंद्रमा का विष दोष का प्रभाव जन्म कुंडली के 6ठे भाव को प्रभावित करेगा, तो आलस्य हो जाएगा। आप किसी को पैसे देंगे तो उसे मांगने में आपकी हिम्मत जवाब दे देगी। केतु यहां आ रहे हैं, सारे ग्रह क्रमशः, गुरु यहां, केतु यहां और बुध यहीं हैं, सूर्य आगे जा रहे हैं, शुक्र आगे जा रहे हैं, चंद्रमा 12 में। ग्रह बदल रहे हैं, कैसे? यहां पे शनि के बाद चंद्रमा यहां आ रहे हैं, बुध यहीं है पर सूर्य यहां चले जा रहे हैं, मंगल और राहु आगे चले जा रहे हैं दोनों ये ग्रह, और शुक्र यहां आ रहा है, ये पद देने वाला बनेगा, और यहां पे केतु इधर आ रहे हैं, गुरु यहां आ रहे हैं, ये स्थिति। तो 12वें में अगर चलित कुंडली में शनि चंद्रमा का प्रभाव होगा तो मन को असंतुलित भी करता है, जो आपकी कुंडली की कमजोरी है, जो कि लग्न कुंडली में कहीं नहीं देखी जा रही है, पर चलित को देख रहे हैं तो वास्तव में कमजोरी पता चले। मैंने ये बात देखी थी चलित में कि ये गुरु यहां जा रहे हैं, ये शनि चंद्रमा का विष दोष यहां जा रहा है, ये सूर्य यहीं नहीं बैठे हैं, वो भाग्य में आ रहे हैं, और शुक्र दशम में जा रहे हैं, ये पद देंगे, प्रतिष्ठापन्न बनाएंगे, पर बुध 6ठे में जा रहा है, 8वें में संबंध बना रहा है। इस वजह से अपने स्किन का ख्याल रखिएगा। अब क्या बताऊं, चलित कुंडली का जिक्र किया, शुक्र पदधारी और प्रतिष्ठापन्न बना रहे हैं, ये कई बार बोल चुका हूं। ये सारी स्थितियां आपकी कुंडली में बहुत अच्छी हो रही हैं। लाभ भाव कुंडली का सबसे अच्छा बन रहा है। भाव के आधार पर अगर देखता हूं तो कौन भाव सबसे अच्छा बना, सबसे पहले मैंने कल बात करी थी, पर नवमांश में अगर देखता हूं तो यहां भी लाभ भाव अच्छा बना। लग्न भी अच्छा बन रहा है क्योंकि गुरु से वो दृष्ट हो रहे हैं लग्नेश। चतुर्थ भाव भी अच्छा बन रहा है क्योंकि दो मित्र एक साथ आ रहे हैं शुभ ग्रह की राशि में, जहां का अधिपति उच्च का हो रहा है केतु के साथ, यह अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें जन्म कुंडली में अच्छी हैं। कमजोर क्या था? गुरु का
तीसरे में जाना। कमजोर क्या है? शनि और चंद्रमा का 12वें का फल करना। कमजोर क्या है? जन्म कुंडली में बुध का अष्टम होना। ऐसी स्थिति में आपके काम कहीं भी होंगे तो गलतियों से युक्त होते हैं। जैसे हो सकता है कि आप का काम कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे आपका डेस्क अगर आपकी फाइल अगर किसी भी डेस्क पे पड़ी हो, वो लटकती होगी, देर से होता होगा काम। और प्रायः अंक जब कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरी बार में मेहनत ज़्यादा करने पे आपको परिणाम ज़्यादा मिलता है। पहले बार में भी आपको फल मिल जाना चाहिए था, पर वो दूसरी बार में मिलता है। ये स्थितियां भी दिखती हैं। विष दोष का प्रभाव रहेगा तो माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी हमेशा। ये बात बनती है। आलस्य से युक्त मत रहिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ ऊर्जा का कारक होकर के अष्टम में बैठा है लग्न कुंडली में। वो ये इशारा कर रहा है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करो और पूर्वजों को हमेशा प्रत्येक दिन अर्घ दिया करो, सूर्य को अर्घ दिया करिए। इससे आपका मन और तन दोनों ठीक हो जाएगा। अब क्या बताऊं आपकी कुंडली में, आप खुद से तो कुछ पूछे नहीं थे, पर फिर भी मैंने सब चीज बताने का प्रयास किया है। आपकी कुंडली में दशाओं में एक बार और बता दूं तो मैंने बताया शुक्र तक की दशा बता रखी थी, और उसके बाद अगर देख रहा हूं तो सूर्य, गुरु और मंगल की दशा कैसी रहेगी, इस पर चर्चा कर लेता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम में बैठे हैं, ये आपको जीवन में प्रतियोगिता दे सकते हैं। ये बात बनती है क्योंकि वो होते हैं द्वितीय भाव के अधिपति, तो धन से तो संबंधित समस्या कभी होने वाली नहीं है क्योंकि लाभ में चंद्रमा है। पर धन भाव के अधिपति होकर के गुरु, चंद्रमा, बुध ये शुभ ग्रह कहे जाते हैं और शुद्ध ग्रह कहे जाते हैं। चंद्रमा अशुभ भी होता है और शुभ भी होता है। सूर्य क्रूरता फैलाने वाले ग्रह होते हैं, तो वाणी को संतुलित रखिएगा, मुफट मत होइएगा। बुध उसमें चंचलता दे देता है, सूर्य और गुरु कहीं ना कहीं उसको मुफट बना देते हैं, और व्यक्ति जो मन में होता है वही बोल जाता है। मन शुद्ध होता है ना, मन में कोई क्लेश नहीं है, किसी भी तरीके का मैल नहीं है, पर उसको थोड़ा संतुलित करिएगा। और आपका काम प्रायः बिगड़ता हो तो मान लीजिएगा कि शनि की स्थिति बन रही है, क्योंकि द्वितीय भाव पे सूर्य और शनि दोनों का प्रभाव है, तो काम को रुकवाते हैं। काम का जो आरंभ होता है, जो भी काम होगा वो थोड़ा लेट से होगा। ऐसी स्थितियों में विवाह ज़्यादा विलंब से मत करिएगा, जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति शनि चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठ रहे हैं, फल दे रहे हैं। ऐसी स्थितियों में विवाह जल्दी ही हो जाना चाहिए। सप्तम में शुभ ग्रह के साथ बैठा है ना, और द्वितीय भाव में भी गुरु बैठे हैं, ऐसी स्थिति में विवाह जल्दी हो जाएगा। विवाह में विलंब मत करिएगा। मैं था कहाँ, चलता हूं कहीं और, पहुंच कहीं और जाता हूं। सूर्य की बात हो रही थी तो ये समस्या बता चुका था मैं। सूर्य के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो गुरु द्वितीय भाव में अकेले हैं, वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। अकेले गुरु का होना ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति के धन को बचा पाने में कठिनाई होती है, क्योंकि शनि भी वहां देख रहे हैं यहाँ पे तीसरी दृष्टि से। तो ये स्थिति दिख रही है कि व्यक्ति को कंजूसी तो होती है, पर फिर भी उसे कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि खर्च करना तो चाहता है, पर घर परिवार के कारण खर्च नहीं कर पाता है, या कई बार घर परिवार के पीछे ही कई बार पैसे, मतलब उसमें असंतुलन है। उसको सामान्य बनाना होगा और उस पर मेहनत करनी होगी कि आपके धन को गलत जगहों पे न जाया जाए और न उसे जाते हुए देखना चाहिए। कभी भी धन को खर्च करते समय बहुत अच्छे तरीके से उसका अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि गुरु के द्वितीय भाव में अकेले होने से धन के लिए भटकना पड़ता है, जन्मस्थान से दूर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए कई बार बाहर दूर की यात्रा करनी पड़ती है, कुटुंबजनों से विद्वेषण होता है, कई बार घर में कलह का वातावरण बनता है गुरु की दशा में। तो ये सब चीजें, या क्षुब्ध होता है मन, अपने घर के लोगों से ही कई बार ऐसी चीजें आपको सुनने में मिल जाती होंगी जो नहीं आप हैं, और दरअसल आप पे लांछन भी लगा दिया जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि भी यहां देख रहे हैं, गुरु भी यहीं बैठे हैं। तो ये स्थिति देखनी होगी। मंगल की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में मंगल जन्म कुंडली में पंचम भाव का अधिपति और दशम का अधिपति होकर के राहु के साथ है, वो ठीक है। उसकी दशा आपको मेहनत करवाने के बाद परिणाम भी देगी। हो सकता है कि मंगल की दशा में आपको यश की प्राप्ति हो, मंगल की दशा में आपको नौकरी मिल जाए, हो सकता है मंगल की दशा में आपका काम तीव्र हो जाए, हो सकता है मंगल की दशा में पिता का लाभ मिल जाए, मंगल की दशा में हो सकता है कि आप मोटरसाइकिल से कार पे आ जाए। ये बात बनती है। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मुझे लगता है मैंने पूरी बातें बता रखी हैं, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। अगर कोई सवाल होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। पर आपकी कुंडली में मैंने सारी बातें बता रखी हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। चंद्रमा, बुध, शनि और शुक्र की दशाएं आपकी कुंडली के लिए मेहनत कराने वाली और सफलता भी देने वाली होंगी। पर बाकी के ग्रहों की दशाएं जितने भी बचते हैं वो स्मूथ जाएगी। हो सकता है उनको आप अच्छे तरीके से समझ ना पाएं और वो दशा यूं ही निकल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।